Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माय करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो शिक्षक ग्रेड सेकंड परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू की है। इसमें कुछ टॉपिक अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, और जो हमारी पिछली क्लास थी इसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के मेले एवं त्योहार। आज इसी कड़ी में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं यह है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। हमने ऐसे ऐसे टॉपिक चूज किए हैं जिनसे सामान्यतः एक सवाल हर टॉपिक से पूछा ही जाता है और जिनको पढ़ना समझना भी आसान है। और जो राजस्थान का एग्जाम होता है उनमें राजस्थान की संस्कृति से और यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के पहनावे, यहाँ के मेले त्योहार, इनसे सामान्यतः एक एक सवाल पूछा जाता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के वस्त्र और राजस्थान के आभूषण। अब राजस्थान के वस्त्र आभूषणों के बारे में बताने से पहले सामान्यतः बताया गया है कि राजस्थान एक रंग बिरंगा प्रदेश है, यानी कि यहाँ रंगों का काफी महत्व है। यहाँ पुरानी जो लोक कथाएं हैं उनमें भी एक बात कही गई है, जैसे कि ढोला मारू जो आपने सुना होगा, लोक कथा कहानी। इसमें एक लाइन कही जाती है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। रंगों के बारे में यहाँ भी है। कसुमल रंग अभी अभी पूछा गया है, जो आरएएस का प्री एग्जाम हुआ 2024 वाला, उसमें भी पूछ लिया गया कि कसुमल रंग यानी कि कौन से रंग से तात्पर्य है। तो कसुमल रंग का मतलब है लाल रंग। इस तरह के बहुत ही सामान्य सवाल कई बार पूछे जाते हैं। जो बेसिक कुछ बुक हैं, राजस्थान बोर्ड की कुछ किताबें हैं, एनसीईआरटी की कुछ किताबें हैं, वहां लिखे हुए हैं और हम उनको अनदेखा कर जाते हैं। तो ऐसी चीजें छूटे ना जो एग्जाम में पूछे जा सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरुआत किया है। सबसे पहले कसुमल रंग यानी कि कौन सा रंग हुआ? ये रंग है जो कि लाल रंग कहा जाता है। अब आगे राजस्थान के परिधानों में सबसे पहले शुरू करते हैं पुरुष परिधान। पुरुष परिधानों के बारे में कि कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही, प्राचीन जो काल है आहड़ और कालीबंगा वाला, वहां से ही यहाँ सूती वस्त्रों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं। तो एक तो सामान्य एक सेंटेंस इसी पर सवाल बन सकता है कि राजस्थान में सूती वस्त्रों के प्रमाण कौन से समय से मिलते हैं? तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के समय से ही यहाँ सूती वस्त्रों का चलन था। अब यहाँ उत्खनन से यानी कि खुदाई से रुई काटने के चक्र मिले हैं और तकली, ये उपकरण है जो कि सरिया जैसा नुकीला एक उपकरण है, रुई काटने का उपकरण है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उस काल के लोग भी रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था, यानी कि एलिट क्लास जो है, जो बड़ा वर्ग है कह सकते हैं, उनके पास पैसे वाला अमीर वर्ग है, वो सामान्यतः वस्त्र पहनते थे और जो जनसाधारण है वो कम वस्त्र पहनते थे, केवल शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए ही वस्त्रों का प्रयोग था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, सामान्यतः बात कही गई है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने के जो पछे बड़े। अब ये जो लिखा हुआ है शब्द, ये पूछ लिया जाता है कि ये पछे बड़े क्या है? ये ऊपर ओढ़ने के वस्त्र को कहा जाता है। इसके सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग यहाँ कम किया जाता है और सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। तो अंगरखी क्या है? सर्दियों में पहने जाने वाला एक वस्त्र। इस तरह के ही बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं। अब राजस्थान में अनेक कल्प सूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर एक अच्छा प्रकाश डालते हैं। जो यहाँ के ग्रंथ हैं पुराने, उनमें कुछ बातें बताई गई हैं। अब यहाँ जो मुख्य बात आती है, जब मुगलों के संपर्क में राजस्थान आया तो यहाँ पगड़ियों के कुछ नए प्रकार आए। अब कुछ नाम मैं आगे बोलने वाला हूँ जो कि पगड़ियों के प्रकार हैं। ऑप्शन में इसी तरह की चीजें दी हुई आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पगड़ी का प्रकार नहीं है। अब आपको ये प्रकार पहचानने, जैसे कि यहाँ पहने जाने वाली पगड़ियां हैं अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहांशाही। ये सब के सब क्या है? ये पगड़ियों के प्रकार है। अब अलग अलग प्रकार के अनुसार बताया गया कि कौन सा वर्ग कौन से तरह की पगड़ी पहनता था, यानी कि जैसा जिसका काम है वैसी उसकी पगड़ी होती थी। जैसे कि सुनार लोग आटे वाली पगड़ी पहनते थे, बंजारे लोग ये मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे, और मौसम के अनुसार भी अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग की पगड़ियां पहनी जाती थी। जैसे कि मोवटे की पगड़ी, ये शादियां हैं, अगर विवाहों का उत्सव है तब पहनी जाती थी। लहरिया पगड़ी सावन में, दशहरे पर पहनी जाती थी। मदील फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी, ये होली पर काम में आती थी। और पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए इस पे लगाए जाते थे तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेहपेच। अब ये सब पूछ लिए जाएंगे जो नाम एक एक बोले, जैसे कि तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच।
ये सब क्या है? तो पगड़ी को चमकीली और सजावटी बनाने के लिए उस पर प्रयोग की जाने वाली ये कुछ सजावटी वस्तु है। उच्च वर्ग के जो लोग थे, ये चीरा और फेंटा, ये पगड़ियों के ही प्रकार है। फेंटा शब्द आपने अभी भी सुना होगा, तो चीरा और फेंटा ये भी दो पगड़ियों के प्रकार है, जो कि धनिक वर्ग के या उच्च वर्ग के लोग इनको पहनते थे। वस्त्रों में अगर बात करें तो पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। पगड़ी आज भी राजस्थान में जो इज्जत का प्रतीक है, जैसे आपने सुना होगा पगड़ी की लाज रखना, पगड़ी की इज्जत रखना, वही वाली बात है। अब इसके दो उपयोग हैं राजस्थान में। पहला तो प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए, यानी कि तेज धूप से सिर को बचाने के लिए, और दूसरा सामाजिक जो भावना है, वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा इज्जत वाली जो बात हो रही है, उस भावना को व्यक्त करने के लिए भी पगड़ी की यहाँ बात कही जाती है। जैसे कि यहाँ की कहावतों में है ना, शीश पड़े पर पाग नहीं, यानी यहाँ के लोग ऐसे हैं जो सिर कटवा सकते हैं लेकिन अपनी पगड़ी नीचे रखना पसंद नहीं करते, यानी कि ये एक भावना से, एक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है कि सिर कटवाना मंजूर है लेकिन सिर झुकाना नहीं। राजस्थान में पगड़ी द्वारा जो विवाह आदि के जो उत्सव हैं उनमें भी सम्मान में देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अब आते हैं कुछ, जैसे कि अंगरखी, जो कि सामान्य जन का एक पहनावा था। अभी हमने बात भी की थी अंगरखी के बारे में। बाद में समय के साथ साथ परिवर्तित हुई। अब अंगरखी को ही अनेक प्रकार में और आकार में बनाया जाने लगा। अब इसके कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इसी को कहा गया तनसुख, दुतई, इसके अलावा गावा, गदर, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो, डगला, ये सब अंगरखी के प्रकार है। पगड़ी नहीं, अंगरखी के प्रकार है, और इनमें से पूछा जा सकता है ये जो नाम है ये देकर कि इनमें से कौन सा एक अंगरखी का प्रकार है या प्रकार नहीं है। तो ये आपको शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से शब्द थे, दोबारा एक बार बता देता हूँ। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोढ़ी, कानो और डगला। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भर के पहना जाता था, और शरद ऋतु में कंधों पर रखने के लिए जैसे कि खेस, शॉल और इसके अलावा पामडी, ये सब उपयोग में किए जाते थे। तो ये वस्त्रों के प्रकार हैं। पूछ लिया जाए कौन सी ऋतु में कौन सा वस्त्र पहना जा सकता है, कौन सा वस्त्र कौन से अंग के लिए है, कौन सी पगड़ी है, कौन सी अंगरखी है, तो ये आपको याद रखने हैं। पुरुष वेशभूषा के मामले में संपूर्ण राजस्थान ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है अब वर्तमान में, यानी कि हम सब शर्ट और पैंट पहनते हैं। फिर भी राजस्थान का बंद गला है जोधपुरी कोट अभी भी इसकी पहचान है। आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे उत्सवों पर, विवाहों पर या बाकी कोई पार्टी है उसमें भी जोधपुरी कोट पहनने की अभी भी परंपरा है। तो इसने अपना एक अलग से स्थान बना लिया है जोधपुर कोट। अब बात करते हैं स्त्री परिधानों की। पुरुष परिधानों में बहुत कम है, स्त्री परिधान थोड़े से ज्यादा हैं, इनको याद रखना है। तो जैसे कि पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण हैं, राजस्थान के इतिहास में ऐसे ही स्त्रियों के परिधान के भी कई सारे प्रमाण हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां विशेष प्रकार का एक अधोवस्त्र पहनती थी, जिसको कहा जाता है अधोवस्त्र, यानी शरीर के जो लोअर पार्ट है, निचला हाफ जो हिस्सा है, कमर से नीचे वाला सारा, इस पे पहने जाने वाले वस्त्र जो है वो अधोवस्त्र कहलाते हैं। जैसे कि इनमें है घाघरा, जो कि पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में प्रसिद्ध था। अलंकरण, छपाई, कसीदे का काम भी इन पर होता था। राजस्थान की जो घुमक्कड़ जाति है और आदिवासी स्त्री है, उनकी वेशभूषा में आज भी ये परंपरा देखी जा सकती है। घाघरे को विभिन्न प्रकार के अलंकरण और छपाई कसीदे से वो आज भी सजाते हैं। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में कहलाया क्या, घाघरा, और घेरदार कलियों वाला घाघरा ये बन गया, और इसका ही छोटा रूप कहलाता है लहंगा। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को, यानी शरीर का जो बाकी का कमर से ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें पहने जाने वाले जो वस्त्र उनमें है कुर्ती, जो कि आज भी प्रचलन में है। कुर्ती के नीचे पहनी जाती है कांचली, यानी कि बाहों वाली एक अंगिया पहनी जाती है। स्त्री परिधानों में आगे बढ़ते हैं तो साड़ियों के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। इस पे सवाल आता है कि एक प्रकार लिखा होता है 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक साड़ी का प्रकार है या साड़ी का प्रकार नहीं है। जैसे कि साड़ियों के विभिन्न प्रकार: चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली और साड़ी तो नाम साड़ी है ही। ये साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार है। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोलावाली। इसके अलावा चूंदड़ी, जो कि लहरिया, चूंदड़ी और लहरिया दोनों ही सावन के महीने में पहनी जाने वाली प्रमुख प्रकार की साड़ियां हैं। अब स्त्री के परिधानों में और भी कई कपड़े प्रचलित थे,
जैसे कि कौन कौन से हैं? जम्मादानी, किमखाब, टसर, ये स्त्री परिधानों के प्रकार है। छीट, मखमल, आपने सुना होगा मखमल का कपड़ा, मलमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरुख शाही, बाफ्टा, मोमजामा, गंगा जली, ये सब क्या है? स्त्रियों के परिधानों के प्रकार है। अब देखो यहाँ भी कई बार शाही शाही करके बहुत सारे आए हैं, जैसे कि नौरंग शाही, बहादुर शाही, फारूक शाही। जबकि अभी हमने जो पुरुषों के पगड़ियों के प्रकार पढ़े थे, वहां भी कई ऐसे शाही वाले शब्द आए, जैसे कि एक बार बता देता हूँ, यहाँ थे अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहां शाही। अब इसमें ही बीच में लिख दिया जाए जैसे कि बहादुर शाही, और पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा एक पुरुषों की पगड़ी का प्रकार नहीं है, तो बहादुर शाही, फारूक शाही ये पगड़ी का प्रकार नहीं है, यह है स्त्रियों के परिधानों के प्रकार। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में वस्त्र उद्योग की। यहाँ के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो पहली बात तो सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। तो एक लाइन तो यहीं बता दी गई है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सवाई जयसिंह ने वस्त्रों के 36 कारखाने स्थापित किए, कुछ वस्त्रों से संबंधित थे उनमें, जैसे कि कौन कौन से 36 कारखाने स्थापित किए थे जिनमें से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे कि सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। यहाँ क्या क्या होता है? सीवन खाना या कपड़े सिले जाते हैं, नाम से ही है, सीवन यानी कि सिए जाते हैं। रंग खाना यानी कि कपड़े रंगे जाते हैं, और छापा खाना यानी कि यहाँ छाप लगाई जाती है कपड़ों के ऊपर। रंगाई का काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनको कहा जाता था रंगरेज, या उन्हीं को कहते थे नीलगर। नील लगाते थे, रंग लगाते थे कपड़ों पर। रंगे जाने वाले कपड़ों में जैसे कि किस किस को हम कलर करवाते थे? पगड़ियां हो गई, साफे हो गए, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी, ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन पर रंगाई करवाई जाती थी। अब रंगाई के कुछ प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? पोमचा, लहरिया और चुनरी। इनके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक। पोमचा का मतलब क्या है? पोमचा का अर्थ है कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा दरअसल वो कपड़ा था जो नवजात बच्चे की मां को दिया जाता था, इसकी मायके की तरफ से, मातृपक्ष की तरफ से आता था। और अगर घर में बेटे का जन्म हुआ है तब तो पीले रंग का आता था, उसको कहा जाता पीला पोमचा। और अगर बेटी का जन्म हुआ है तब गुलाबी रंग का आता था, उसको कहा जाता था गुलाबी पोमचा। तो पोमचा क्या है? पोमचा एक वस्त्र है। कहाँ से आता है? अगर किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे के मामा के घर की तरफ से ये पोमचा आता है, यानी कि मातृपक्ष की तरफ से। और अगर बेटे का जन्म हुआ है तो पीले रंग का वस्त्र यानी कि पीला पोमचा, बेटी का जन्म हुआ है तो गुलाबी रंग का वस्त्र यानी कि गुलाबी पोमचा दिया जाता है। अब सावन में विशेषकर तीज के आसपास स्त्रियां कुछ लहरिया भात की ओढ़नी पहनती हैं, पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। इसके अलावा लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 इन रंगों में बनाए जाते हैं। अब ऐसे 4, 6 इस तरह के रंगों में नहीं है। लहरिया में या तो एक रंग होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, या फिर 5 रंग होते हैं, या फिर 7। 5 जो संख्या है काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए मांगलिक अवसरों पर राजस्थान में अभी भी पंच रंग की लहरिया, 5 तरह के रंगों की लहरिया पहनते हैं। लहरिया के कई भांते यानी कि कई प्रकार हैं, जैसे कि प्रताप शाही लहरिया, इसका उल्लेख पुराने साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर जो कि कपड़ों को रंगते थे, ये राजशाही लहरिया रंगते थे। अभी हमने कई तरह की शाही उपनाम से कुछ चीजें देखी, उसमें राजशाही का मतलब क्या है? यहाँ ये लहरिया कुछ वस्त्र है जिसके रंगरेज नीलगर कहलाते थे। अब इसमें चमकदार गुलाबी रंग की कुछ आड़ी रेखाएं बनती है, और ये आड़ी धारियां केवल एक ओर से हों तब तो कहलाता है लहरिया, और एक दूसरे से काटती हुई हो तब ये कहलाता है मोठड़ा। यानी दोनों का ही नाम में अंतर है, एक है लहरिया और दूसरा है मोठड़ा। अब अगर केवल धारियां एक एक तरफ से आ रही है लहर बनाती हुई तब तो लहरिया, और एक इधर से और एक इधर से उसको क्रॉस करती हुई काटती हुई जाती है तो कहलाता है मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया जो कि जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें चौड़ी चौड़ी कुछ आड़ी धारियां बनी हुई होती हैं। समुद्र जो लहर है ये भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। अब बद्ध तकनीक ये क्या है? बद्ध तकनीक में चुनरी के जो बंदेज हैं ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना राजस्थान में अधूरा है। और राजस्थान में क्या लगभग पूरे भारत में ही सिर ढकने के लिए कोई ना कोई कपड़ा पहले महिला काम में लेती है। कोई मांगलिक कार्य में बैठे तो सिर को ढक के बैठती है, ऐसे ही है राजस्थान में चुनरी सिर पर ढक के बैठती है।
जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी हुई चुनरी, इसके रंग सबसे बड़े चमकीले हैं, टिकाऊ हैं और बंदेज बारीक इसमें होती है। सीकर शेखावाटी के बंदेज की गिनती ये भी बारीक बंदेजों में यानी कि जो अच्छा काम करते हैं उनमें होती है। अब राजस्थान के बारे में कुछ और विशेषता बताई गई है कि पहले राजस्थान में मलागिरी यानी कि मलयागिरी अर्थात भूरे रंग से रंगा हुआ, जैसे कि कसुमल होता है लाल रंग, ऐसे ही यहाँ ये कौन सा है, भूरे रंग से रंगा हुआ मलयागिरी का या मलागिरी का मतलब है भूरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र। ये वर्षों तक सुगंधित रहता था, इसमें बनी रहती थी महक। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है, यानी काफी अच्छी विशेषता है राजस्थान की। अमोवा, इसका प्रयोग शिकारी करते थे जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता है। छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर और पाली, यहाँ पर बड़े और सशक्त अलंकरण छपते हैं। कौन कौन से रंगों की उसमें प्रमुखता है, तो उसमें रंग होते हैं लाल, काले, नीले और हरे। बाड़मेर प्रसिद्ध है किस लिए, तो ये अजरख पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। जो जो लाइन में बोल रहा हूँ इसी तरह के सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि अजरख पद्धति से रंगे हुए वस्त्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है, तो ये है बाड़मेर। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरख की विशेषता क्या है कि दोनों ओर की छपाई है इसमें। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं, ज्योमेट्रिकली, और तुर्की टाइलों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते होते हैं। इसके अलावा आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग का चुनरी में प्रयोग होता है। ओढ़नी को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए जैसे कि तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से इसको बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा कहलाता है छीपों का अकोला। अकोला एक कस्बा है, यह नाम पूछा जा सकता है छीपों का अकोला, या अकोला किस काम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर छपाई का काम होता है, इसी कारण इसको कहा जाता है छीपों का अकोला। बगरू जो कि जयपुर में है। स्याह बैगर, स्याह बैगर का मतलब काला और लाल दोनों तरह के रंग इसमें होते हैं, इस छपाई के लिए विख्यात है। अब इसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती बनाई जाती है, पशु पक्षी बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार के रंगों का संयोजन इसमें बनाया जाता है। बगरू प्रिंट की ये बात हो रही है। अब बुनकरों द्वारा कुछ उत्कृष्ट कपड़े जैसे कि कहाँ कहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है, कैथून, मांगरोल बारा यहाँ का मसूरिया, तनसुक मथानिया जोधपुर का जहाँ की मिर्च भी आती है फेमस है, यहाँ की मलमल, बीकानेर और जैसलमेर की ऊन, इसमें कुछ मूल्यवान परिधान यहाँ से बनाए गए हैं। जालौर और मारोट कस्बों में ये अच्छी खासी बनती है, देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। वस्त्रों को सजाने के लिए यहाँ चटापटी के अंतर्गत, चटापटी क्या है अब ये पूछ लिया जाता है कि चटापटी किसकी विशेषता है, होता क्या है। अब इसमें कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है, मतलब एक आकृति में पहले कपड़े को काट लिया और दूसरे कपड़े पर उसको टांग दिया यानी कि सिल दिया उस तरह से। और प्रयोग, इसका प्रयोग किस लिए होता है, वस्त्रों, ऊंट बैल आदि की झूले बनाने में, बेहली बनाने में, वहां ये लटके हुए वस्त्र जो इस तरह के होते हैं, या रथ आदि के जो पर्दे हैं या तंबू हैं उनको सजाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना चटापटी क्या है, किस काम में आती है। तो जानवरों की जो गाड़ियां हैं या खुद जानवर को सजाने के लिए ऊंट बैल या ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, रथ, बहेली, तंबू, इनको सजाने के लिए इनका उपयोग होता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, थोड़ी और चमक दमक डालने के लिए इसमें गोटा लगाते हैं। सूती ताने पर, अभी पूछा जाता है गोटा क्या है, सूती ताने पर बादले के बाने से, बादल नहीं बादले के बाने से बुनी हुई बेल को ही कहते हैं गोटा। गोटा दरअसल एक तरह से चारों तरफ बॉर्डर बना दिया जाता है चमकीला, वही इसका गोटा है। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये सब इसके अनेक प्रकार हैं, गोटे के ही प्रकार हैं। लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, ये नाम पूछे जाते हैं क्या है। अब चौड़ाई के अनुसार गोटा दो तरह का होता है, एक होता है चौमास्या और दूसरा होता है आठमस्या। जितनी उसकी चौड़ाई होती है उस आधार पे चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, कम चौड़ाई वाला गोटा लप्पी कहलाता है। अब राजस्थान में कस्बा है सीकर जिले में जिसका नाम है खंडेला। ये खंडेला इसी काम के लिए प्रसिद्ध है, किस काम के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, और खास तौर से गोटा वाला जो काम है इसके लिए प्रसिद्ध है सीकर जिले का खंडेला। सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी और घोड़े इसमें बने हुए होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर अलग अलग डिजाइन में काटकर इनको कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसको कहा जाता है पेच वर्क। पेच वर्क जैसे आपने सुना होगा सड़कों पर पेच वर्क चल रहा है,
पेच वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं कहीं सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं तो पूरी सड़क को दोबारा बनाने के बजाय जो जो गड्ढे हैं वहीं पत्ती एक तरह से लगा दी जाती है। पत्ती लगाने का मतलब उस गड्ढे को भर के और ऊपर उस पे ऐसे ही वो जो डामर वगैरह है वो डाल दिया जाता है। तो आपको सड़क को देखने में ऐसा लगता है जैसे जगह जगह कहीं पत्तियां लगाई हुई है। ऐसा ही काम कपड़े पे किया जाता है कि अलग अलग रंग के कपड़ों को एक साथ सिलकर फिर उससे बनाया जाता है कुछ, तो यही कहलाता है पेच वर्क। वस्त्रों को सजाने के लिए जैसे कि रेशम, कलाबूत और बादले, इससे कढ़ाई की जाती है। राजस्थान का क्षेत्र जो कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र जो है, यहाँ उल्टी बखिया, चेन और इसके अलावा लंबे छोटे टांके, इनसे भी बारीक कढ़ाई की जाती है। पुरुषों के वस्त्रों में जामा, चुगा, अंगरखी, इन पर भी कढ़ाई की जाती है। जामा वस्त्र को ही कहते हैं। ऐसे ही उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के वस्त्र और इन पर मोटे मोटे टांकों के भराव करके और उनको शीशों के टुकड़ों का जड़ाव करके उनको और ज्यादा भड़कीला बनाया जाता है। इस तरह की जो कढ़ाई है ये जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में काफी पाई जाती है। तो ये समाप्त हुआ राजस्थान में वस्त्रों के प्रकार। वस्त्रों में दो तरह के प्रकार हैं, एक है पुरुषों के परिधान और एक है स्त्रियों के परिधान। पुरुषों के परिधानों में क्या क्या रखना है, जैसे कि पगड़ियों के प्रकार, कौन से प्रकार की पगड़ी कौन से क्षेत्र में पहनी जाती है, कौन से प्रकार की पगड़ी कौन से समुदाय द्वारा पहनी जाती है, ये सवाल पूछे जाते हैं। और कौन से प्रकार की पगड़ी कौन से उत्सव पर या कौन से मौसम में पहनी जाती है। ऐसे ही स्त्री परिधानों के जो प्रकार हैं उनमें नाम से ही आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्त्री परिधान का प्रकार है, कौन से रंगों का प्रयोग कौन से अंचल में किया जाता है, या कहाँ का कोई खास कस्बा या कोई छोटा गांव जैसे कि अकोला गांव आया, खंडेला गांव आया, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर पढ़नी है। अब हम आते हैं राजस्थान के आभूषण, महिला, पुरुष और बच्चों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण, इन पर एक सवाल पूछ लिया जाता है। महिलाओं के आभूषणों पर ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पुरुषों द्वारा भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं और बच्चों को भी कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं। अब उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में सामान्य सी बात बताई है कि हम आभूषण क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा सुंदर देखने की चाह होती है। अब सीधा हम आते हैं स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले या पहने जाने वाले कुछ आभूषण। जो सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण हैं उनके नाम है। ये ऐसे ही सवाल आता है कि इनमें से कौन सा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। तो सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को ये है बोर, बोरला, इसके अलावा शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा, जो कि कहाँ पहने जाते हैं, सिर पर। कंठ पर धारण किए जाने वाले, यहाँ गले में कंठ पर धारण किए जाने वाले जो आभूषण है उनके नाम है थमंडियो, ठेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और थुस्सी। ऐसे ही गले में ये कंठ और इससे नीचे यहाँ गले में जो लटकते हुए पहने जाते हैं इनमें है जैसे कि तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमनिया, पोत, चंद्रहार, ये नाम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे। कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदल्या, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी, ये सब पहने जाते हैं कंठ पर। कानों में कुछ पहने जाने वाले आभूषण, इनमें कुछ खास हैं जैसे कि कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन और टोटी। टोटी एक बार पूछा जा चुका है किस अंग पर पहना जाता है, तो टोटी पहना जाता है कहाँ, कान में। ऐसे ही हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी किससे बनता है, मोकड़ी लाख से बनी हुई चूड़ी को कहा जाता है मोकड़ी, और कांच से बनी हुई चूड़ी को कहा जाता है कात्रिया। ये दोनों ही कलाई में यानी कि हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। इसके अलावा है नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये सब हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। उंगलियों में जो पहने जाते हैं ये है बीटी, दामना, इसके अलावा हथपान, छड़ा। ऐसे ही पाँव में जो पहने जाते हैं, तो पाँव में भी कड़ा पहना जाता है, हाथों में भी कड़ा पहना जाता है। पाँव में है कड़ा, लंगर, पायल, इसके अलावा पायजेब, फिर घुंघरू, नूपुर, झांझर और नेवरी, ये सब पहने जाते हैं पैरों में। नाक में पहने जाने वाले आभूषण जैसे कि नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चोप, चोप पूछा गया है, भंवर कड़ी, ये सब पहने जाते हैं नाक पर पहने जाने वाले आभूषण। कमर में है कंदोरा, या इसी को कहते हैं करधनी। दांतों पे पहने जाने वाला आभूषण भी पूछा जा चुका है। क्या क्या है दांतों पे, दो मुख्य आभूषण है। एक तो सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, पूरे दांत पर ही सोने की परत चढ़ा दी गई, उसको कहते हैं रखन। और दांतों के बीच में हल्की से सोने का पॉइंट जैसा यानी कि बीच में कील जैसी जड़ बना, ये कहलाता है चूंप।
तो चूप और चोप दो अलग अलग हैं। एक नाक पे पहना जाता है वो चोप कहलाता है, दांत पे पहने जाने वाला ये चूप कहलाता है। चूप पूछा गया है कि कहाँ पर कौन से अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये दांतों पर पहने जाने वाला आभूषण है। अब कुछ पुरुषों के भी आभूषण देख लेते हैं। मुख्य रूप से तो स्त्रियों के ही आभूषण पूछे जाते हैं, पर फिर भी पुरुषों द्वारा भी कुछ आभूषण पहने जाते हैं, जैसे कि कानों में मुर्किया, लौंग, फिर झाले, छैल कड़ी, हाथों में ऐसे ही बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। उंगलियों में अंगूठी, बीठिया, अभी हमने वहां भी बीठी देखा था, मुंदड़िया, ये सब उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण थे। हालांकि अब कम पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रिवाज है। ऐसे ही बच्चों को भी कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं, जैसे कि कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े, कानों में मोती या लूंग, ये पहने जाते हैं। अब इनके हाथ और पाँव में जो कड़े पहनाए जाते हैं बच्चों के, इनको कहा जाता है कडुल्या। पाँव में जो पहने जाने वाली पतली सांकली है, इसमें कुछ घुंघरियां फांदी जाती हैं, बांधी जाती हैं, इनको फिर कहा जाता है झांझरिया। इसे ही पैंजनी कहते हैं, पैरों में जो है। ऐसे ही राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चनड़, ये सब बांधकर बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार किया जाता है। अब रत्यावड़ी क्या है? गांठ मूंगड़े। अगर ये नहीं हो, ये लगाया जाता है किस लिए? ताकि बच्चों को नजर ना लगे, इसलिए कहलाता है नजरिया। बच्चों के कान छिदवाकर उस पर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में फिर ये जो छेद हो जाते हैं कान में, इनमें ही मोती, फिर लौंग या गुदड़ा या मुर्की या बाली, ये सब पहना दिए जाते हैं। तो ये सब कान में पहनाने जाने वाले आभूषण है। अभी मुर्की क्या है, स्पेशली दिया है, तो ठोस सोने की कुरकी कहलाती है मुर्की। अब आप दो तीन कुछ फोटो देख रहे हैं। अब इसमें स्त्रियों द्वारा अलग अलग अंगों पर पहने गए जो आभूषण हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जैसे सबसे पहले जो एक स्त्री का फोटो देख रहे हैं आप, सिर से शुरू करते हैं, तो सबसे ऊपर है रखड़ी और बोर, फिर उसके पास है टीका और शीश फूल, उसके पास है फिर झेला जो कान पे है, झेला और टोंटी, गले में है जैसे कि खुंगाली और उसके नीचे हालरो। दूसरी तरफ देखें तो नाक पर ही पहने जाने वाला लूंग और केटो, फिर गले में ही है बजटी और थमन्यो। तो इस तरह के कुछ आपने देखे स्त्रियों पहने जाने वाले आभूषण। अब एक पैर बना हुआ है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों के फोटो आप देख रहे हैं, जैसे कि कड़ा, आ, टणका, आंवला, इसके अलावा हीरा नामी, ये सब नाम पूछे जा सकते हैं। जीबी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा, ये सब। ऐसे कलाई का फोटो दिया हुआ है, एक है कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा कोहनी से नीचे वाला हिस्सा। अब जो कोहनी से ऊपर वाला है उसमें जैसे बना हुआ है बाजू, भुजबंद और टिड्डो, और इधर जो कलाई वाला हिस्सा है इस पे आप देख रहे हैं जैसे कि गोखरू, चूड़ियाँ जैसे कि चूड़, फिर है नोगरी या ओबल्या, ऐसे ही है हथफूल। उंगलियों में आप देख रहे हैं तो उंगलियों में पहना हुआ है मुंदड़ी और बीठी। अब ये जो एक डायग्राम है इस पर कई बार सवाल पूछा गया है, और अलग अलग अंगों में महिलाओं द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, ये सवाल हर अल्टरनेट ईयर आता ही रहता है। जिस एग्जाम में राजस्थान के वस्त्र और आभूषण सिलेबस में है, वहां बार बार ये स्त्रियों के परिधानों पर और स्त्रियों के आभूषणों पर सवाल आता ही रहता है। स्त्री के राजस्थानी आभूषणों की कुछ और बात कर लेते हैं, तो सामान्य से कुछ बात रह गई है, ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान में आभूषण निर्माण की एक समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके जो संस्थापक थे उनके दिमाग में ही आभूषणों की इतनी खासी महत्ता थी, इसलिए उन्होंने जयपुर में एक बाजार ही अलग से बनाया जो आभूषण बनाने वाले लोगों को समर्पित था, और इस बाजार का नाम रखा जौहरी बाजार, जो कि आज भी यहाँ है। रत्न आभूषणों का यहाँ काम होता है। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ यानी बड़ी चौपड़ जिसको कहते हैं मानक चौक, इसका नाम ही मानक क्यों रखा? क्योंकि मानक को रत्नों का सरताज माना जाता है, सबसे बड़ा रत्न रत्नों में है माणिक, तो इसको कहा गया मानक चौक। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों के लिए और रत्न व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में जो आभूषण निर्माण की शैली है इसके लिए भी कुछ खास क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नाथ द्वारा जो कि श्रीनाथ जी की नगरी है, यहाँ चांदी के आभूषणों यानी कि तारकशी के लिए ये प्रसिद्ध है। तारकशी क्या है? धातु के बारीक तारों से निर्मित कुछ आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरी कला है थेवा कला, काफी प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का एक परिवार है सोनी परिवार, जो इस काम के लिए ही जाना जाता है, थेवा कला के लिए। थेवा कला में क्या होता है कि कांच के ऊपर और सोने की नक्काशी का काम किया जाता है। कांच का बना हुआ कोई पात्र है या बेस कांच का है,
और उसके ऊपर नक्काशी की जाती है सोने की। काफी बारीक काम होता है ये। और इसके लिए राजस्थान का एक परिवार, प्रतापगढ़ का परिवार है, सोनी परिवार, खानदानी रूप से वो यही काम करते हैं। थेवा कला उसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार पूछा गया है कि सोनी परिवार किस चीज के लिए जाना जाता है, तो थेवा कला के लिए। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। इसमें हमने देखे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ वस्त्र, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, कौन से अंचल में कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध है, या कोई खास वस्त्र किस अवसर पर पहना जाता है। फिर हमने देखे महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ आभूषण, कौन से अंग पर कौन सा आभूषण पहना जाता है। फिर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण, और फिर बच्चों को पहनाए जाने वाले आभूषण। फिर अंत में हमने देखा एक दो स्थान जो किस लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि नाथ द्वारा तारकशी के लिए, और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। हर अल्टरनेट ईयर में बार बार यहाँ से सवाल आता ही रहता है। तो छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो हमें लगभग आधा घंटा लगा है इसको समाप्त करने में। आपको भी आधा एक घंटा लगेगा इसको एक बार ठहर के पढ़ने में। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम में काम आएगी। कमेंट्स में हमें बताएं कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।